नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कांवड़ी यात्रियों के सेवा व सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। कांवड़ियों के पैर धोकर की सेवा। मुख्यमंत्री का आतिथ्य देव गदगद हुए शिव भक्त। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवद गीता के श्लोक पढ़ाने को लेकर छिड़ा विवाद। शिक्षकों और कांग्रेस ने उठाए सवाल। संविधान का हवाला देते हुए जताया विरोध। राजभवन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। प्रदेश में अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। और स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून नगर निगम को मिली देश में 62वीं रैंक। स्वच्छता में प्रदेश की नंबर 1 नगर पंचायत बनी लालकुआं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार में कांवड़ी यात्रियों की सेवा और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कांवड़ियों के पैर धोकर उनकी सेवा कर आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम धामी का आतिथ्य देख शिव भक्त भी गदगद दिखाई दिए। बता दें कि पिछले 6 दिनों में 1,17,00,000 से ज्यादा कांवड़ियां गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्देश के बाद सभी स्कूलों में बच्चों को भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों को अर्थ भी बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल में शुरू की गई इस नई व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। विपक्ष के साथ साथ शिक्षक संघ ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने का विरोध। शिक्षक संघ ने उठाई आवाज। संविधान का दिया हवाला। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर आपत्ति। उत्तराखंड की धामी सरकार के निर्देश के बाद इसी सप्ताह से प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देने की व्यवस्था शुरू की गई। प्रार्थना सभा के दौरान ही स्कूली छात्रों को गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही उनका अर्थ भी बच्चों को समझाया जा रहा है। लेकिन स्कूल में शुरू की गई इस नई व्यवस्था का विरोध भी शुरू हो गया है। जहां एक और सरकार इसे बेहतर पहल करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सरकार की इस पहल पर आपत्ति जताई जा रही है। शिक्षक संघ ने स्कूल में शुरू की गई इस व्यवस्था का विरोध किया है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू करवाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है। देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए। स्कूलों में शुरू हुई इस व्यवस्था के बाद अब न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी मुख्य वजह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि पूर्ण या फिर आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवद गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद 80 शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है
कि भगवद गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्कूल में शुरू की गई नई व्यवस्था को लेकर शिक्षक संघ के साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी संविधान का हवाला देते हुए स्कूल में भगवद गीता को पढ़ाना गलत करार दिया है। देखिए, हमारे संविधान की 29(1) जो अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदान से शिक्षण कार्य चलेगा। उसमें किसी एक धर्म के विषय में आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। भारत की जो संस्कृति है वो भी मिली जुली संस्कृति है, इसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या लोगों के विकास के लिए अगर ये गीता को पढ़ाने की बात हो रही है तो सभी धर्मों की जो पुस्तकें हैं उनमें जो अच्छी बात है उनको समाहित करना चाहिए। और सरकार को बाज आना चाहिए, हर चीज़ में धर्म को लेके आते हैं, कभी कुछ और जो है इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना रखा। हालांकि गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, लेकिन जो हमारे अनुच्छेद है 21(9) और संविधान में ये प्रदत्त है कि सरकारी शिक्षण संस्थान किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, उसमें सभी धर्मों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने इस व्यवस्था को शुरू किया ताकि आज के बच्चे गीता का ज्ञान हासिल कर सके और इसे अपने जीवन में उतार सके। लेकिन अब स्कूल में भगवद गीता पढ़ाने पर सियासत के साथ साथ विरोध शुरू हो गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। मंत्री गणेश जोशी की माने तो इस योजना का मकसद किसानों की उत्पादकता में वृद्धि और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करना है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी का व कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार करता हूँ कि धन कृषि योजना की स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी और जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कई मुद्दों के खिलाफ राजभवन का रुख किया और कई घंटे तक राजभवन के बाहर धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करण मारा की माने तो वो लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर राजभवन से संपर्क कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा आज उन्होंने ये रास्ता अपनाया। इसके साथ ही मारा ने सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में अराजकता का माहौल चरम पर है। पंचायत चुनाव, बीकेटीसी के अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचना और कांवड़ यात्रा में हुड़दंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया कि राज्यपाल महोदय को हमने चुनाव आयुक्त उत्तराखंड जो पंचायती राज एक्ट के हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। 4 दिन से हम समय मांग रहे हैं ताकि राज्यपाल हाईकोर्ट की, कम से कम हाईकोर्ट की टिप्पणी आने के बाद उनको सुशील कुमार जी को बर्खास्त करें, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। 4 दिन से समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुशील कुमार जी की नियुक्ति राज्यपाल जी के दस्तखत से हुई है, इसीलिए हम उनसे चाह रहे थे और समय नहीं मिलने की वजह से, और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है। जब आरपीए एक्ट का पालन राज्य की पंचायत राज जो चुनाव आयोग है वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उनकी बर्खास्तगी की मांग सुनने को कोई तैयार नहीं है। रुक कर लेते बड़ी खबर का। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश के नंबर 1 नगर पंचायत बनी लाल कुआं। बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। 62वें पायदान पर है देहरादून का नंबर। पिछले साल 68वीं रैंक पर था दून।
पिछले साल के मुताबिक दून नगर निगम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी लोगों को बधाई दी। दून को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में बेहतर काम किया गया है। रुद्रपुर नगर निगम को 68वीं रैंक मिली है। उत्तराखंड में हर साल हरेला पर्व पर पौधारोपण के नए रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, लेकिन जहां सर्वाइवल रेट यानी जीवित पौधों की बात आती है तो अफसर चुप्पी साध लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हरेला पर लगने वाले पौधों का सर्वाइवल रेट 80% तक है, लेकिन दूसरी तरफ वन महकमे द्वारा साल भर लगने वाले पौधों का सर्वाइवल रेट 30 से 40% ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो एक बड़ा गैप है। ऐसे में अब कांग्रेस ने ऑडिट की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर जो पौधे लगाए जाते हैं उनका सर्वाइवल रेट 80% या इससे भी ज्यादा रहने का दावा किया गया है। यही वजह है कि राज्य में हरेला पर 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन वन विभाग की सक्रियता और आम लोगों के उत्साह को देखते हुए लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। यही कारण है कि हरेला के मौके पर न सिर्फ इस लक्ष्य को हासिल किया गया, बल्कि 8,13,000 से अधिक पेड़ लगाने में कामयाबी भी मिली। लेकिन सवाल पौधारोपण को लेकर नहीं, बल्कि उनके जीवित बचने या सर्वाइवल रेट को लेकर उठते हैं, जो कि खुद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने बयान से खड़े किए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हरेला के मौके पर लगने वाले पौधों का सर्वाइवल रेट 80% तक रहता है और इसके लिए वो विभाग को बधाई देते हैं। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि वन विभाग में साल भर पौधारोपण की गतिविधियों के दौरान पौधों का सर्वाइवल रेट केवल 40% तक ही सीमित रह जाता है, जिसके लिए पिछले कुछ सालों में नई प्लांटेशन पॉलिसी के जरिए सुधार लाने की कोशिश की गई है। 80% हरेला का है, वन विभाग का आज भी बना। इसका मतलब आपने भाषण नहीं सुना मेरा। मैंने वहाँ भी कहा है कि वन विभाग का 30 से 40% तक का है, लेकिन जन सहभागिता से जब हम पेड़ लगा रहे हैं तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट 80% जा रहा है। उसके सुधार का मैंने कहा सुधार के लिए ही प्लांटेशन पॉलिसी को बदला है। प्लांटेशन पॉलिसी में उसको पब्लिक डोमेन में डालने का निर्णय लिया है, ताकि उस जिम्मेदारी के साथ वन विभाग के कर्मचारी प्लांटेशन में लगे, क्योंकि जनता भी उसको लगातार उसकी जनता की नजर भी उस पर रहेगी। वहीं दावा ये भी किया जाता है कि हरेला पर्व के दौरान आम लोगों की सहभागिता से पौधारोपण के बाद सर्वाइवल रेट 80% तक रहता है, जबकि वन विभाग साल भर जो पौधारोपण करता है उसमें जन सहभागिता नहीं होती। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकारी धन से जो पौधे लगाए जाते हैं उसका सरकार हर 6 महीने में ऑडिट कराए और इसकी सूची भी जारी की जानी चाहिए। निश्चित ही जो व्यक्ति स्वयं लगाता है वो तो अपने घर के आसपास देखभाल करता है, लेकिन जो सरकारी धन से जो प्लांटेशन किया जा रहा है उसका क्या सर्वाइवल रेट है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और प्रत्येक वर्ष चाहे वो 6 महीने के बाद हो या साल भर के बाद हो उसकी एक सूची ऑडिट होना चाहिए, सूची जारी होनी चाहिए। उत्तराखंड में हरेला पर्व और बाकी अन्य दिनों में पौधारोपण को लेकर सर्वाइवल रेट में इतना अंतर क्यों है, इसका जवाब तो विभाग के अधिकारियों के पास नहीं, जबकि वन विभाग ने पौधारोपण के दौरान जियो टैगिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी इन जानकारी को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है ये मंत्री के बयान और रिपोर्ट से साफ हो जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। और अब पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। गदरपुर की विजयनगर ग्राम सभा में पंचायत चुनाव मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी प्रचार तेज कर दिया है। यहाँ ग्राम प्रधान पद पर करीब 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। ऊर्जा मंडल है और मैं विजयनगर ग्राम सभा से प्रधान प्रत्याशी हूँ। मैं लोगों के बीच घूम रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी का समर्थन मिल रहा है मुझे। हमने जिला पंचायत में 2 बार उठे, मेरे पति और मैं, हर बार हमें भारी बहुमतों से जिताए और इस बार भी हम आशा करते हैं कि वो लोग सहयोग करेंगे, भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि हमने कभी नेता बनने की कोशिश ही नहीं की। हर बार जनता के सेवक बने, उनके सुख में भलाई हमने साथ नहीं दिया, लेकिन दुख के घड़ी में जब भी बुलाए हमने उनके पास खड़े हुए और सबकी मदद करने की कोशिश की। मैं प्रधान प्रत्याशी रूपा विश्वास, पति श्री संजना विश्वास। मेरे पति 10 साल से
काम कर रहे हैं सबके बीच में और सबका मदद भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें वोट देकर जिताएं। इसके साथ ही गदरपुर की विजयनगर ग्राम सभा से बीडीसी प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह भी अपने समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई वादों के साथ लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को बीडीसी के पद का भी महत्व बताया। आप पूरी ग्राम सभा में मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कैसा लड़का हूं। इसलिए मैं पूरे ग्राम सभा को साथ में लेके चलूंगा, हर समस्या का हल करूंगा। नाली रोड ये तो आम एक है कि ये तो होना ही होना है और ये करवाना ही है। जो बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग पाई उसको पेंशन लगवाई जाएगी, जिनके कार्ड नहीं बन पाए उनके कार्ड बनाए जाएंगे। और यहाँ से मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेचारे लोग फार्म दे जाएंगे, वो फार्म लोगों के घरों पर ही रह जाते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमें लेके जाना है और वो काम करवाने हैं। उधर टिहरी के बुत्सी जिला पंचायत सीट पर प्रत्याशी सीता देवी मनवाल को बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्रत्याशी सीता देवी मनवाल का नामांकन निरस्त हो चुका था और इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सीता देवी प्रकरण पर सिंबल देने का ऑर्डर जारी किया। हम लोग को ज्ञात हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय में जैसे यहाँ के कुछ लोगों द्वारा जो पिटीशन फाइल करी गई थी नामांकन के, उनका जो डिसीजन हुआ था उसके खिलाफ, आरोप के डिसीजन के खिलाफ, तो उसमें जो भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं वो माननीय आयोग जैसे भी हमें निर्देश देंगे, क्योंकि प्रोसेस आयोग की अधिसूचना के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसे जैसे हमें राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश आते रहेंगे वैसे ही संबंधित आरोप को वो निर्देश निर्गत किए जाएंगे और वही आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर आप भी अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यदि अभी तक आपने अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो संभल जाइए, क्योंकि मामला सिर्फ कुत्तों से प्यार का नहीं रह गया है बल्कि नियम का है। और अगर आपके पास है पिटबुल, रॉटविलर जैसे खतरनाक डॉग्स तो नियम और भी टाइट होने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डॉग लवर्स हो जाएं सावधान, कुत्तों को पालना पड़ सकता है महंगा। बदलने जा रहे हैं नियम, खतरनाक डॉग्स को लेकर नियम और भी सख्त। राजधानी देहरादून में एक बुजुर्ग महिला पर रॉटविलर नस्ल के 2 कुत्तों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हुई और आज भी महिला का इलाज जारी है। लेकिन इस घटना के बाद देहरादून नगर निगम हरकत में आया और अब बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माना राशि 5 से 10,000 रुपए तक लगने जा रहा है, जिसके लिए निगम जल्द ही बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाने जा रहा है। अभी तक ये जुर्माना केवल 500 रुपए है। साथ ही पिटबुल, रॉटविलर जैसे 23 खतरनाक नस्लों के लिए अब नसबंदी का प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है, वरना रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। जो हमारी 2017 की उपविधि है नगर निगम के द्वारा जो ऑफिशियली घोषित की गई है, उसमें पंजीकरण कराए जाने का शुल्क 200 रुपये है और यदि अगर पंजीकरण नहीं पाया जाता है तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। परंतु इसमें अब समय समय पर ये भी पब्लिक से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो भी इस प्रकार के हमले के घटनाएं घट रही हैं और काफ़ी सारे लोगों को असुविधा की स्थिति भी बनती है, उसमें भी और सख्त कानून बने। तो इसी क्रम में अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस जुर्माने को बढ़ाए जाने के ऊपर भी प्रस्ताव लाया जाना है और साथ ही साथ ये भी योजना है कि जितने भी सुरक्षा मानक पशु स्वामी के द्वारा पूरे किए जाने होते हैं उनके संबंध में भी सख्ती से नियम बनाए जाएं ताकि उनका कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराया जा सके। फिलहाल देहरादून में 10,000 से ज्यादा पालतू कुत्ते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ करीब 2,500 हैं। अब निगम की टीमें घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेगी और नसबंदी का सत्यापन भी। वहीं एनिमल एक्टिविस्ट भी इस सख्ती को सही बता रहे हैं। मेरा मानना है कि नगर निगम के ये दोनों ही फैसले, पेट रजिस्ट्रेशन ना कराने पे जुर्माना या फाइन को बढ़ाना और तेज ब्रीड्स को आइडेंटिफाई करके उनके रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूटरिंग या स्पेइंग को अनिवार्य करना, ये दोनों ही फैसले बिल्कुल सही दिशा में लिए गए हैं। जुर्माना बढ़ाने से 2 चीज़ें हैं। एक, जो लोग पेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे अब वो भी इसे करवाएंगे, तो पेट रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे रोकथाम लगेगी, जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आई थिंक सरकार एक क्लियर मैसेज, एक साफ संदेश भी दे रही है समाज को कि अगर आप पेट लाते हैं, पालतू जानवर लाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन डॉग्स को पालना अब महंगा पड़ेगा। अगर आपके पास है पिटबुल या रॉटविलर जैसे डॉग्स तो नसबंदी सर्टिफिकेट के बिना रास्ता बंद है, क्योंकि अब निगम की नजर डॉग्स पर नहीं बल्कि उनके मालिक पर है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशन के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया तेज हो चली है। रेलवे, वन विभाग, नगर निगम और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त बैठक में अतिक्रमण हटाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के तुरंत बाद रेलवे स्टेशन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया और इसके साथ ही स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी निर्देश दिए गए। रेलवे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे है, हमारे हल्द्वानी और लालकुआं में उनकी लाइनें जाती हैं, उनकी परिसंपत्तियां हैं। उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध किया गया था कि कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो विचारण हो रहा है उसके अंतर्गत नहीं है। उनके द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो स्टे ऑर्डर किया गया है उसकी सीमा के बाहर के मामले हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है सीमांकन की कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को, फॉरेस्ट है, हमारा बंदोबस्त है, राजस्व विभाग है, रेलवे है, सभी को और नगर निगम सभी को बैठा करके उनके अभिलेख मंगाए गए हैं और आज से ही इसके सीमांकन की प्रक्रिया हम हल्द्वानी में स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ जो रेलवे की ज़मीनें हैं जिस पर अतिक्रमण उसको संयुक्त रूप से चिन्हित कर दिया जाए, जिसके क्रम में आज बैठक आहूत की गई थी अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। रेलवे द्वारा जो रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत योजना के अंतर्गत उसका विस्तारीकरण किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराए गए कई भूमि उनके अतिक्रमण है जिसको मौके पर चिन्हित किया जाना है ताकि उसमें बेदखली की कार्रवाई की जा सके। वहीं रुड़की में नारसन हाईवे पर डीजे रोककर तेज आवाज में बजाने और कंपटीशन करते हुए 3 कावड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में गाजियाबाद निवासी ये कावड़िए अश्लील इशारे भी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इनकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया और इस दौरान बवाल होने की भी संभावना बनी, लेकिन आखिर में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर सबक सिखाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कांवड़ी यात्रियों के सेवा व सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। कांवड़ियों के पैर धोकर की सेवा, मुख्यमंत्री का आतिथ्य देव गदगद हुए शिव भक्त। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवद गीता के श्लोक पढ़ाने को लेकर छिड़ा विवाद। शिक्षकों और कांग्रेस ने उठाए सवाल, संविधान का हवाला देते हुए जताया विरोध। राजभवन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकार के खिलाफ उठाई आवाज, प्रदेश में अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। और स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून नगर निगम को मिली देश में 62वीं रैंक। स्वच्छता में प्रदेश की नंबर 1 नगर पंचायत बनी लालकुआं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित।